अब सहयोगी दलों पर आते हैं। बिहार में जो बीजेपी की सरकार चली है उसमें 5 दल शामिल हैं। केंद्र में तो 5 दल दिखते हैं। एक बीजेपी खुद है, फिर जेडीयू है, फिर लोजपा रामविलास है, चिराग पासवान वाली पार्टी, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा है, जीतन राम मांझी की, उपेंद्र कुशवाहा की भी अपनी पार्टी जो है वो भी एनडीए में शामिल है। इसमें से अभी मैं आनंद सिंह के बयान को सुन रहा था, बार बार जो मोकामा के विधायक हैं वो कह रहे हैं कि अगर नीतीश सीएम होते तो ये हार नहीं होती। बहुत सारे लोगों को मैं ऐसा भी सुन रहा था कि जेडीयू और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में सामंजस्य बांकीपुर में वैसा नहीं दिखा जैसे पहले दिखता रहा है। महिला वोटर्स नीतीश को सीएम हटाए जाने से नाराज हैं, ऐसी भी बातें सामने आई। क्या आपको लगता है कि एनडीए एकजुट होकर लड़ा था या अभी उस पर भी बातचीत होगी? उस पर बातचीत जरूर होगी। मैंने कहा कि जब विश्लेषण कर रही है भारतीय जनता पार्टी तो बांकीपुर में सहयोगी दलों की भूमिका की भी चर्चा होगी, उसका भी विश्लेषण होगा। और मुझे नहीं लगता है कि बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी उसके साथ थे। एक तो कैंपेनिंग में नहीं दिखे, बिल्कुल। दूसरी तरफ देखिए परिणाम आने के बाद किस तरह से घटनाक्रम बदलते हैं। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जो बाकी सरकार के हिस्से हैं अभी, वो प्रशांत किशोर की जीत का जश्न मना रहे हैं। देखिए, आप इसको औपचारिकता कह सकते हैं कि जीतने के बाद सम्राट चौधरी ने भी बधाई दी, वो एक अलग बात है। लेकिन जिस तरह से, मैं फिर से आता हूं वापस, की चिराग पासवान और प्रशांत किशोर की जुगलबंदी 2025 विधानसभा चुनाव में जैसी देखी गई थी, क्या यह फिर से एक नया पॉलिटिकल डायमेंशन नहीं खोल रहा है? एक नया राजनीतिक आयाम तो खोल रहा है। बिहार में एक तीसरे मोर्चे की कमी बहुत ही शिद्दत से महसूस की जा रही है। बिहार की जनता पिछले 35 सालों से ये नहीं तो ये की बाइनरी में फंसी हुई है, या तो लालू यादव रहेंगे या तो नीतीश कुमार रहेंगे। इस बाइनरी से निकलने के लिए भारतीय जनता पार्टी अभी तक कोई ऐसा विकल्प नहीं बना पाई स्वतंत्र रूप से। वो जेडीयू के साथ ही रहे। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर चल रही है, लेकिन जेडीयू के बिना नहीं चल सकती है। बिल्कुल। उसी तरह कांग्रेस भी कोई स्वतंत्र विकल्प नहीं बना पाई। बीच बीच में सरकार में जब भी आई तब राजद के कंधे पर सवार होकर आई। तो एक तीसरे विकल्प की, एक तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट भी होने लगी है प्रशांत किशोर की जीत के साथ। और देखिए कि जब अगला चुनाव होगा, 2030 का चुनाव होगा, तो बिहार की रणभूमि कैसी दिखेगी, जरा इसको देखिए। नीतीश कुमार मोर्चे से बाहर हो गए हैं, भगवान उन्हें लंबी आयु बख्शें, वो एक अलग बात है, लेकिन चुनावी मैदान में नीतीश कुमार नहीं दिखेंगे। जेडीयू की कमान किसके पास हो सकती है? जेडीयू की कमान स्वाभाविक तौर पर देखे जैसा क्षेत्रीय दलों में होता है, और जेडीयू में भी देखा जा रहा है, जेडीयू की कमान संभवतः निशांत कुमार के पास होगी। अब एक तरफ आप निशांत को रखें, दूसरी तरफ तेजस्वी को रखें, तीसरी तरफ आप सम्राट चौधरी को भी रख सकते हैं, और चौथी तरफ आप रखें प्रशांत किशोर को। एक मोर्चा चिराग पासवान को भी दे दें। चलिए, अब जब ये चारों पांचों युवा नेता मैदान में रहेंगे तो किसका किसका पलड़ा भारी है? भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को भी यहां पर समझना पड़ेगा। देखिए, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर बिहार में प्रशांत किशोर नामक राजनीतिक विचारधारा का या राजनीतिक विकल्प का उदय होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक अच्छी बात हो सकती है। जेडीयू का सहारा छोड़ के वो जा सकते हैं प्रशांत किशोर के साथ। जब भी लड़ाई आमने सामने की प्रशांत किशोर और निशांत कुमार के बीच होगी, जेडीयू की कमान अगर निशांत कुमार के पास रहती है और जनसुराज की कमान ऑब्वियसली प्रशांत किशोर के पास है, जब मैदान में ये दोनों रहेंगे तो जनता का झुकाव किसकी तरफ होगा, यह कोई पहेली नहीं है। तो प्रशांत किशोर की जीत एक नए विकल्प की सुगबुगाहट को जन्म दे चुका है, एक नए मोर्चे की सुगबुगाहट को जन्म दे चुका है। हो सकता है कि जो एनडीए के घटक दल हैं उनमें भी रीअलाइनमेंट होगा। हो सकता है कि राजद के जो घटक दल हैं उनमें भी रीअलाइनमेंट होगा, क्योंकि कहा तो ये भी जा रहा है कि बांकीपुर उपचुनाव में कांग्रेस तो कहीं दिखी नहीं, और कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल को भी यह मनाने में लगी हुई थी कि हम उपचुनाव नहीं लड़ते हैं, यहाँ पर प्रशांत किशोर को वॉक ओवर देते हैं। हालांकि इनडायरेक्टली वो वॉक ओवर ही था, लेकिन राजद की मजबूरी थी, क्योंकि पिछला चुनाव उन्होंने लड़ा था, 46,000 वोट आए थे, दूसरे नंबर पर रहे थे, तो मैदान ऐसे खाली नहीं छोड़ सकते हैं, वरना एक अलग ही परसेप्शन क्लियर होगा
परसेप्शन क्रिएट होगा, वो तेजस्वी यादव वो उस परसेप्शन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। इसीलिए वहाँ पर उन्होंने अपने उम्मीदवार दिए थे, उम्मीदवार उतार करके नॉर्वे चले गए छुट्टियाँ मनाने के लिए। बाद में आए, एक दिन रोड शो किया, 17,000 पर उनके कैंडिडेट सिमट गए। बिल्कुल। तो चाहे सत्ता पक्ष जो है अभी या फिर जो विपक्ष है, उसमें रीअलाइनमेंट देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। जिस तरह से चिराग पासवान या फिर जेडीयू के नेता प्रशांत किशोर की प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा संभव है कि 2029 से पहले बिहार में एक नए गठबंधन की शुरुआत हो जाए। और एक बात और यहाँ पर नोटिसेबल है, नोट करने लायक ये है कि प्रशांत किशोर की इसमें महारत भी है। बिल्कुल, महागठबंधन उन्होंने ही बनाया था, वो शब्द ही उन्होंने दिया था 2015 में। आपके कहने का मतलब ये है कि चिराग पासवान से तो इनकी अच्छी दोस्ती है ही, बीच बीच में बातचीत होती रहती है। यादव परिवार में भी, लालू परिवार में भी तेज प्रताप को अपने साथ जरूर रखते हैं, अभी कई मुलाकातें हुई है। तेज प्रताप उतर गए थे उनके साथ मैदान में। बिल्कुल। तो कांग्रेस पार्टी से भी इनके संबंध अच्छे रहे हैं। तो कुल मिला के आपका कहना है कि हो सकता है 2029 से पहले या 30 से पहले, 2029 से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले नया रीअलाइनमेंट पॉसिबल है। क्या इसके पीछे केशव जी ये भी वजह हो सकती है कि मान लीजिए प्रशांत किशोर अगर दूर की बहुत सोच रहे हैं, इनकी पार्टी, इनका गठबंधन जीत जाता है, जब सीएम बनाने की बात आएगी, तो चिराग पासवान का भी एक सपना है मुख्यमंत्री बनने का बिहार का, तो प्रशांत किशोर जातीय तौर पर बिहार में मुख्यमंत्री बन पाए, इसकी स्वीकार्यता शायद उतनी ना हो पाए। ब्राह्मण समाज से वो आते हैं, तो क्या उस वक्त चिराग का ये सपना देखते हुए ही आएंगे पीके के साथ? ये बहुत ज्यादा संभव है। हालांकि जो बाध्यता प्रशांत किशोर की है, वही बाध्यता चिराग पासवान की भी है। और आप यकीन मानिए कि रामविलास पासवान एक कद्दावर नेता, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिनका नाम दर्ज हुआ, सबसे ज्यादा वोट के मार्जिन से जीतने वाले थे हाजीपुर से, वह व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। रामसुंदर दास बन जाते हैं, राबड़ी देवी बन जाती हैं, जीतन राम मांझी बन जाते हैं, अब सम्राट चौधरी भी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इनके व्यक्तित्व में, इनके राजनीतिक व्यक्तित्व की मैं बात करता हूं, और जो रामविलास पासवान का राजनीतिक व्यक्तित्व था, उसको देखिए, दोनों में कोई तुलना नहीं है। लेकिन फिर भी वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाते हैं, तो उसका कारण वोट बैंक ही था। रामविलास पासवान को हमेशा एक समुदाय के नेता के तौर पर सीमित करने की कोशिश होती रही। बाद में इस चीज को उन्होंने भांप लिया और इसी वजह से उन्होंने अपने रास्ते लालू यादव से अलग कर लिए। बिल्कुल। तो जो बंदिश प्रशांत किशोर के साथ सवर्ण समुदाय में जुड़ा हुआ है, वही चीज चिराग पासवान के साथ भी जुड़ा हुआ है। यह संभव है कि चिराग पासवान के साथ कोई समझौता हो, उसमें हो सकता है कि बिहार की भूमिका चिराग पासवान संभाले और एक लार्जर रोल जो है सेंटर स्टेज पे प्रशांत किशोर संभाले। हालांकि यह बहुत दूर की कौरी है। जिस समय डील होगा तो डील की क्या शर्तें रहती है, किसकी क्या जिम्मेदारी रहती है, किसको क्या ग्रेटिफिकेशन मिलता है, वो उस समय देखा जाएगा। लेकिन बांकीपुर ने एक नए राजनीतिक विकल्प की चर्चा को जन्म दे दिया है और संभव है कि 2029 से पहले रीअलाइनमेंट हम लोग देख सकते हैं। बिल्कुल। केशव जी, बीजेपी के बहुत सारे नेता हैं, ये बीजेपी और पीके को लेकर आखिरी सवाल होगा, उसके बाद हम आरजेडी पर बात करेंगे। वो पीके को बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। जब से पीके ने जनसुराज पदयात्रा शुरू की 2 अक्टूबर 2022 से, फिर उन्होंने अपना दल बनाया, चुनाव लड़े। क्या अब वक्त आ गया है कि बीजेपी पीके को बहुत ज़्यादा ही गंभीरता से ले, उनको एक खतरा माने? क्योंकि अभी भी मैं गिरिराज सिंह को सुन रहा था, मैं बार बार उनका नाम ले रहा हूँ, वो लगातार वीडियो जारी कर रहे हैं, एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं, वो बहुत हल्के में इसे ले रहे हैं कि एक सीट की जीत हार है, इसको आप बड़ा मत मानिए, इसको आप 243 सीटों का प्रभाव मत मानिए, ये सिर्फ बांकीपुर की है। लेकिन क्या लगता है कि अगर इसी दरकिनार करने वाले मोड में रहे अगर बीजेपी के नेता, तो उन्हें आगे और भी नुकसान होगा? नहीं, बीजेपी डिनायल में नहीं रहती है। लेकिन देखिए, राजनीतिक पार्टी का काम करने का एक तरीका होता है। वो कभी भी प्रतिद्वंदी को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोल सकते हैं पब्लिक डोमेन में। जो जनता के सामने विमर्श होता है, उसमें वो अपने प्रतिद्वंदियों को क्यों बड़ा बताएंगे, तो ये एक अलग बात है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का मोडस ऑपरेंडी है, उनके काम करने का जो तरीका है, वो उसमें छोटे से छोटी चुनौतियां हैं, उसको भी बहुत गंभीरता से लेते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर की जो चुनौती है, उसको भी वो उसी गंभीरता से ले रहे होंगे पार्टी के मंच पर, पार्टी फोरम में। हाँ, जब पब्लिक में बोलने की बात आएगी तो उसे जरूर वो बिलिटिल करके बताएंगे और छोटा करके बताएंगे। प्रशांत किशोर की राजनीतिक समझबूझ पर किसी को रंच मात्र भी संदेह नहीं होना चाहिए। उन्होंने वर्षों तक अगर पॉलिटिकल कंसल्टेंसी का काम किया है और
अगर किसी और की बात होती तो भारतीय जनता पार्टी नकार सकती थी, बिल्कुल। लेकिन 2012 में प्रधानमंत्री की कैंपेनिंग में वो शामिल थे गुजरात में। 2014 में जब मोदी जी की ताजपोशी हुई है बतौर प्रधानमंत्री, तो उनके कैंपेन का हिस्सा थे वो। अलग अलग राज्यों में उनके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड है, चाहे फिर तमिलनाडु की बात हो या पश्चिम बंगाल की बात हो या फिर पंजाब की बात हो, उन्होंने सरकारों को वापस आने में या फिर नए पार्टियों की सरकारें बनवाने में कोई ना कोई छोटी या बड़ी भूमिका अदा की है। तो राजनीतिक सूझबूझ जो है उनकी, जो डेटा एनालिसिस स्किल्स हैं उनके, या फिर उनके पास जो ऐसे एनालिस्ट की टीम है, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। प्रशांत किशोर राजनीति की भाषा समझते हैं और उन्होंने राजनीति करके ये जीत दर्ज की है बांकीपुर में। मैंने पहले भी कहा है ना कि उन्होंने सेट किया चुनाव का टोन। भारतीय जनता पार्टी की जो मजबूती थी उसको वहां पर उन्होंने अवसर में बदल लिया अपने लिए। आपदा में अवसर भारतीय जनता पार्टी कहती है, यहाँ पर बीजेपी की मजबूती में उन्होंने उसकी कमजोरी ढूंढ ली बांकीपुर में, और उनके जबड़े से ये जीत छीन कर लाया है प्रशांत किशोर। तो ये उनकी राजनीति। देखिए, प्रशांत किशोर, आप सिर्फ ये मत समझिए कि कुत्ते बिल्ली वाली बयान की वजह से जीत गए हैं। प्रशांत किशोर ने चुनाव में, इस उपचुनाव में क्या अवधारणा प्रस्तुत की बांकीपुर में। उन्होंने कहा ये एक ऐसा चुनाव है जिसकी जीत और हार से बीजेपी और आरजेडी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बीजेपी एक और सीट जीत भी जाती है या नहीं भी जीतती है, उनकी सरकार बनी रहेगी। 200 से अधिक विधायकों का समर्थन इस सरकार को प्राप्त है। एक सीट आरजेडी जीतती भी है या नहीं भी जीतती है, वो जैसे अपोजिशन में है उसी तरह अपोजिशन में बने रहेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर प्रशांत किशोर को मौका दिया जाता है तो ये सारे मुद्दे उठाने, तो भारतीय जनता पार्टी का जो एक हिंदुत्व का सेंटीमेंट होता है या भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव का जो सेंटीमेंट होता है, प्रशांत किशोर उसको हर्ट नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे कि आप भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ आप बने रहें दूसरे चुनाव में, लेकिन इस चुनाव में चूंकि इसका कोई असर नहीं पड़ना है, आप एक नया व्यक्तित्व या फिर एक नया विकल्प आजमा कर देख लीजिए। अगर यह विकल्प आपको आगामी दिनों में अच्छा नहीं लगे तो फिर बदल दीजिएगा। इस पतली चुनावी रेखा पर चलकर प्रशांत किशोर ने अपने लिए बड़ी जीत दर्ज की है। भले एक उपचुनाव हो और केवल एक सीट का नतीजा हो, लेकिन सामने अगर बीजेपी जैसी प्रतिद्वंदी हो और वो सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ऐसी सीट हो जिस पर पिछले 3 दशक से पार्टी का कब्जा रहा है, तो यह जीत छोटी नहीं हो सकती है। बिल्कुल। अब आरजेडी से जुड़े सवालों पर आते हैं। आरजेडी में भी हड़कंप मचा हुआ है। भाई वीरेंद्र जो उनके विधायक हैं और शक्ति यादव जो प्रवक्ता हैं, वो दोनों भिड़ गए हैं। भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को अपने आसपास के लोगों को हटाना चाहिए, वो लोग उनको गुमराह कर रहे हैं। शक्ति यादव का कहना है कि आप क्या उलझुल की बातें कर रहे हैं, आपने क्या पार्टी के लिए काम किया है, पहले वो बताइए। तो वार पलटवार चल रहा है। साधु यादव जो मामा है तेजस्वी यादव के, उन्होंने एक सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि मैंने कितनी बार तेजस्वी यादव से कहा है खुद को सुधारो, जनता से मिलो। अगर वो जनता से नहीं मिलेगा तो उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा, मुख्यमंत्री बनने वाला। आरजेडी में भी अब चिंता की बात है, क्या वो लोग भी आत्ममंथन करेंगे? बिल्कुल। मुझे तो लगता है कि बीजेपी से ज्यादा चिंता की बात यहाँ पर आरजेडी के लिए है, क्योंकि आरजेडी का जो जनाधार है लगातार सिमटता जा रहा है और बीजेपी का व्यापक धरातल है, वो सिर्फ बिहार में नहीं है, देश भर में फैली हुई है बीजेपी। आरजेडी केवल बिहार में है और वहां भी सिमट रही है। अगर इस चुनाव में आरजेडी का कोर वोट बैंक जो MY समीकरण है उससे M फैक्टर निकल गया है अगर, तो यह बहुत बड़ी चिंता का सबब हो सकता है। सीमांचल में आप वही M वोट बैंक हार चुके हैं ओवैसी के हाथों। बिहार के अलग अलग हिस्सों में आप अलग अलग विकल्पों को अपना अलग अलग वोट बैंक लुटाते रहेंगे तो पार्टी के अस्तित्व पर एक दिन सवाल जरूर बनेगा। और देखिए, जो शक्ति यादव वाला मामला है, अभी राष्ट्रीय जनता दल के एक और प्रवक्ता पार्टी छोड़कर शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी में, और उन्होंने भी परोक्ष रूप से शक्ति यादव पर ही हमला बोला है। शक्ति यादव और कुछ और लोग भी हैं, जिनमें एक तेज प्रताप यादव एक व्यक्ति का नाम लेते हैं, हरियाणा से आए हुए, और उन पर काफ़ी निशाना साधते हैं। उनको राज्यसभा भी भेजा गया। उस पर लालू जी की जो दूसरी बेटी है रोहिणी, उनका भी कटाक्ष होता रहता है। एक दिन पहले रोहिणी ने भी परोक्ष हमला किया है। तो यह जरूर है कि तेजस्वी यादव को अपनी राजनीतिक गतिविधियों को फिर से परिभाषित करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो राजद का इस वक्त थिंक टैंक है, देखिए राजद में कमान लालू जी के हाथों में रहती थी, लेकिन उनके पास जो लोग थे
वो सीधे समाजवादी विचारधारा या समाजवादी स्कूल ऑफ थॉट्स से चुनकर आए थे, बिल्कुल पक कर आए थे। उसमें रघुवंश प्रसाद होते थे, उसमें जगदानंद सिंह होते थे, उसमें शिवानंद तिवारी होते थे। ये लोग ग्राउंड की सारी रिपोर्ट रखते थे, लोगों से इनका मिलना जुलना होता था, नीतियों को समाजवाद के सांचे पर कस कर देखते थे। धीरे धीरे वो पीढ़ी खत्म हो गई। इस नई पीढ़ी में जो लोग कह सकते हैं कि लालू यादव के करीबी हैं या लालू परिवार के करीबी हैं, वही तेजस्वी यादव को एक राजनीतिक परिधि दे रहे हैं, तेजस्वी यादव को घेर कर बैठे हुए हैं। तेजस्वी की अपनी भी समझ मेरे ख्याल से राजनीतिक रूप से उतनी प्रखर नहीं हुई है। तेजस्वी इज ए गुड कैंपेनर, कैंपेनिंग के लिए निकलते हैं तो अच्छा कैंपेन करते हैं, भीड़ भी आती है, लेकिन एक राजनीतिक समझ जो होती है, राजनीतिक विचारधारा होती है, वो विकसित अभी नहीं हुई है, क्योंकि अभी तेजस्वी को संघर्ष करना बाकी है। पार्टी उनकी पिता की बनी बनाई पार्टी मिली है। हालांकि पार्टी का रिसर्जेंस भी तेजस्वी के समय में हुआ है। जो लालू यादव की एक छवि थी, उस छवि से पार्टी को निकालने का प्रयास कर रहे हैं तेजस्वी यादव, लेकिन उस चक्कर में अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को उन्होंने बिठाया हुआ है जिस पर बार बार आरोप लगते रहे हैं कि इन लोगों के पास ग्राउंड की रियलिटी नहीं है, इन लोगों के पास जनता से जुड़ाव नहीं है, और ये केवल अपना राजनीतिक हित साधने के लिए, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए तेजस्वी को गलत सलाह देते हैं। अब ये हो सकता है कि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए तेजस्वी को गलत सलाह दे रहे हैं, लेकिन यहीं पर तेजस्वी और लालू यादव का अंतर सामने आता है। अगर लालू यादव होते तो अपनी राजनीतिक सूझबूझ, अपने राजनीतिक अनुभव से सही फैसले ले सकते थे। तेजस्वी यादव शायद वही नहीं कर पा रहे हैं, और इसका एकमात्र उपाय है मैदान में डटे रहना। वो मैदान में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लड़ती है, उसी तरह से तेजस्वी को भी लड़ना होगा। बिहार में समय बिताना होगा, बिहार की परिस्थितियों को समझना होगा। प्रशांत किशोर ने जिस तरह से पदयात्राएं की, उसी तरह से तेजस्वी यादव को भी करना होगा। जिस तरह से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, तेजस्वी यादव को भी बिहार के आवाम के साथ, बिहार की जनता के साथ समय बिताना होगा, जनाकांक्षाओं को समझना पड़ेगा, और फिर तब उन्हें पता चलेगा कि बिहार में राजनीतिक शून्य कहाँ है, उनकी पार्टी का विकास कहाँ हो सकता है, उनकी पार्टी बिहार की किस जरूरत को पूरा कर सकती है। अगर तेजस्वी यादव ये नहीं करते हैं तो आज साधु यादव बोल रहे हैं, कल रोहिणी ने बोला था, परसों कोई और भी बोलेगा, तेज प्रताप लगातार बोलते रहे, अब तो उनकी पार्टी भी अलग हो गई है। बिल्कुल। तो राजद के लिए बांकीपुर की हार, तीसरे नंबर पर चले जाना, केवल 8 महीने में 30,000 वोट कम हो जाना बड़ी चिंता का सबब होना चाहिए बनिस्बत भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी केवल 1 सीट हारी है, लेकिन राजद ना वोट बैंक हार रहा है, यह बड़ी चुनौती है। और वह वोट बैंक किसे हार रहा है? एक सवर्ण नेता को वो अपना मुस्लिम वोट बैंक हार रहा है। राजद के माथे पर चिंता की गहरी लकीर है। बिल्कुल, और राजद को यह भी समझना चाहिए कि मुस्लिम वोटों की हकदार या दावेदार वो बिहार में इकलौती नहीं बची। जैसा कि आपने बताया, सीमांचल में वैसी तो ले ही गए हैं वोट। अब प्रशांत किशोर की पार्टी भी मुस्लिम वोटों की एक बड़ी दावेदार बनकर सामने आई है। बाकी पूर्व चुनाव से तो फिलहाल यही लग रहा है। तो आरजेडी और बीजेपी दोनों में आत्ममंथन का दौर चल रहा है। आत्ममंथन करना ही चाहिए, क्योंकि जनसुराज के प्रदर्शन ने दोनों को चकित किया है, पूरे बिहार को चकित किया है। देखते हैं इसके दूरगामी परिणाम क्या होते हैं। पीके क्या कुछ रणनीति आगे के लिए बनाते हैं। अभी 4.5 साल का वक्त है विधानसभा चुनाव के लिए, 3 साल का वक्त है लोकसभा चुनाव के लिए। अभी बहुत कुछ होगा, बहुत सारे नेता इधर से उधर होंगे, बहुत सारे गठबंधनों में भी अलगाव हो सकता है, टूट हो सकती है। तो जो भी नई अपडेट सामने आएगी बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई, देश दुनिया की और भी तमाम खबरें, वो आपको लगातार वन इंडिया पर मिलती रहेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.